चलिए आज पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड स्पेक्ट्रम। इट मीन्स दैट इट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे पहले जान लें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते क्या हैं। Electromagnetic waves or EM waves are the waves that are created as a result of vibrations between an electric field and a magnetic field. जब हम रेडियो सिग्नल्स की बात करते हैं और स्पेस में कम्युनिकेशन की बात करते हैं, रेडियो वेव्स की कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो जो रेडियो वेव्स का कम्युनिकेशन जो हम फ्री स्पेस में करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए करते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये इस प्रकार के वाइब्रेशंस हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही फील्ड की मौजूदगी होती है। जैसे लाइट वेव्स आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। Electromagnetic waves are composed of oscillating magnetic and electric fields। और इसे हम अच्छी तरह से समझने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को टाइम डायग्राम में इसको हम देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। यहाँ देखिए, ये मैंने दो अलग अलग डायग्राम लिए गए हैं। दोनों ही डायग्राम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिस्प्ले किया गया है, दिखाया गया है। If there are three axes, x axis, y axis and z axis, अगर हम y axis में इलेक्ट्रिक फील्ड को लें और x axis में मैग्नेटिक फील्ड को लें और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को हम z एक्सिस पर लें। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो डायरेक्शन दिखाया जा रहा है ये z एक्सिस पर है और इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस पर है। अगर आप ग्राफ ड्रॉ करना जानते हैं तो 3 डायमेंशन जब ग्राफ ड्रॉ किया जाता है तो उस 3 डायमेंशन ग्राफ में x, y और z 3 एक्सिस होते हैं। तो अगर हम किसी भी सिग्नल का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपेगेशन डायरेक्शन इस तरीके से z एक्सिस में लें तो जैसा कि हम जानते हैं कि x, y और z तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों ही एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। तो आप इसमें देख सकते हो कि जो ब्लू लाइंस की जो सिग्नल्स दिखाई जा रही हैं, एक्चुअल में ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है ये एक ही सिग्नल के लिए है, एक ही रेडियो सिग्नल के लिए है, एक ही ऑडियो सिग्नल के लिए, एक ही वीडियो सिग्नल के लिए है। लेकिन कोई भी रेडियो सिग्नल वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बना होता है। उस सिग्नल में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की मौजूदगी होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हो। वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन विच इज द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, वर्टिकल डायरेक्शन में ब्लू लाइन से ब्लू साइनोसाइडल वाइब्रेशन के जरिए दिखाया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड को, जबकि ठीक इसके परपेंडिकुलर मींस एक्स एक्सिस जो कि हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस में यहाँ पर ये रेड लाइन से मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस को दिखाया जाता है। कोई भी अल्टरनेटिंग जो सिग्नल होते हैं उन सिग्नल में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की मौजूदगी होती है। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को एक्स एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई एक्सिस में अगर हम ड्रॉ करें तो प्रोपेगेशन का जो डायरेक्शन मींस कंप्लीट वेव का जो मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वो z एक्सिस में होगा। तो इस तरीके से x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस में हम किसी भी एक रेडियो सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि दो प्रकार के फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर के बना होता है। अगर एटम का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा तो एटम में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, चार्जेस की वजह से उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और इलेक्ट्रॉन्स की रिवॉल्यूशंस की वजह से उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो जब कोई भी एनर्जी का मूवमेंट होता है, कोई रेडियो सिग्नल का मूवमेंट होता है, तो वो पूरा ये
पूरा का पूरा सिग्नल हम भले ही एक साइनोसॉइडल वेव से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, और वेव के प्रोपिगेशन का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा, मींस एक तीसरा डायरेक्शन होगा। अगर यहाँ पर हम देखें इस डायग्राम में, तो इस डायग्राम में आप इसे और अच्छी तरीके से देख पाओगे, जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों ही एक्सिस को ड्रॉ करके दिखाया गया है। यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस में डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, देखिए सिग्नल इस तरीके से ये मूव कर रहा है, और एक्स एक्सिस यहाँ पर मैंने डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन दिखाया है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मूवमेंट ओरिजिन पॉइंट से इस तरीके से एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, और इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, जबकि जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। हम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव प्रोपेगेशन के डायरेक्शन को किसी भी एक्सिस में ले सकते हैं, बट हमें ये जानकारी होनी जरूरी है कि तीनों ही जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर है। यहाँ अगर हम एंगल ड्रॉ करते हैं तो ये जो एंगल होगा तीनों ही एक्सिस के लिए वो 90 डिग्री का एंगल होगा। इस तरीके से यहाँ पर जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ये हमें समझना है कि कोई भी रेडियो सिग्नल, ऑडियो सिग्नल, वीडियो सिग्नल जो होता है, जब उसको फ्री स्पेस में ट्रांसमिट किया जाता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर को फॉलो करता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर को फॉलो करते हुए उसका वेव प्रोपिगेशन कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें उसके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये दोनों ही डायग्राम जो कि एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं, केवल उसे ड्रॉ करने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग है। और दोनों ही डायग्राम में आप देखोगे कि जो फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वाइब्रेशन का, और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होती है। आप यहाँ इस डायग्राम में भी देख लीजिए कि एक कंप्लीट साइकिल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेव लेंथ समान है। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो यहाँ देखिए कि इस डायग्राम में, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ ओरिजिन हुआ, एक साइकिल का स्टार्ट हुआ, यहां से लेकर के यहां तक ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ, और इसी एक साइकिल में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का ही एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो हमें ये जानना है कि ये सिग्नल एक ही है, ये सिग्नल एक ही है। उस सिग्नल के दो कंपोनेंट है, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड, और उस सिग्नल में इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी सेम होता है, वेवलेंथ सेम होता है। हमें पता है कि एक टाइम पीरियड, एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम पीरियड लगता है उसे एक टाइम जो लगता है, टाइम ड्यूरेशन लगता है, उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी। और एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना डिस्टेंस कवर किया, यहां से ये एक्स डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस, जितना लेंथ कवर किया वो है वेवलेंथ। और यहाँ पर इस वेवलेंथ को इस डायग्राम में दिखाया गया है, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। तो दो पीक टू पीक के बीच का जो डिस्टेंस है, ट्रेवलिंग डिस्टेंस, दैट इज नोन एज वेव लेंथ। तो इस तरीके से हमने टाइम डोमेन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो हमने देखा। और अब हम फिर वापस से स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या क्या वेव्स इंक्लूड होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फ्रीक्वेंसी रेंज एक ह्यूज फ्रीक्वेंसी रेंज है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपने आप में रेडियो वेव्स इंक्लूड करता है, माइक्रोवेव्स इंक्लूड करता है, इंफ्रारेड वेव्स इंक्लूड करता है, लाइट रेज इंक्लूड करता है, अल्ट्रा वायलेट रेज इंक्लूड करता है, एक्स रेज इंक्लूड करता है, और गामा रेज भी इंक्लूड करता है। एंड ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? स्पेक्ट्रम, ये शब्द का इस्तेमाल जो हमने किया, व्हाट इज दिस स्पेक्ट्रम, लेट अस वॉच। So here in this box, I have shown spectrum. The definition is spectrum is a range of electromagnetic radio frequency signals. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने देखा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं
बिल्कुल मिनिमम रेंज से लेकर के मैक्सिमम रेंज, डिफरेंट वास्ट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज का कॉम्बिनेशंस होता है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो सिग्नल्स होती हैं जिन्हें हम यूज करते हैं वॉइस ट्रांसमिशन के लिए, डेटा ट्रांसमिशन के लिए, इमेज ट्रांसमिशन के लिए, तो जो ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं उन ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसीज को कहते हैं स्पेक्ट्रम। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंट different magnitudes of frequencies are known as spectrum। और इस स्पेक्ट्रम का यूजेस क्या है, इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स and it is represented in frequency domain representation of the signal। अभी हमने जो वेव फॉर्म देखा था जिसमें हम आपको बताएं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके कंपोनेंट को किस तरीके से दिखाया जाता है, ये टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है। और टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के दो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अलग अलग दिखाए, बट ये कंप्लीट एक ही सिग्नल है। अब जब हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो स्पेक्ट्रम में देखिए, स्पेक्ट्रम में फ्रीक्वेंसी का एक ह्यूज रेंज है। यहां पर हमने स्टार्ट किया है 10 टू द पावर 5 हर्ट्ज से। 10 टू द पावर 5 हर्ट्ज को मैं 0.1 मेगा हर्ट्ज भी कह सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 0.1 मेगा हर्ट्ज, 1 मेगा हर्ट्ज, 10 मेगा हर्ट्ज, 100 मेगा हर्ट्ज, 1000 मेगा हर्ट्ज, इस तरीके से हम यहाँ पर इस जो फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम, अगर ये ग्राफ, अगर मैं कहूँ इससे कि ये ग्राफ है, तो एक्स एक्सिस में हमने फ्रीक्वेंसी लिया है, ये एक्स एक्सिस में हमने फ्रीक्वेंसी लिया है। यहाँ पर दिस इज द फ्रीक्वेंसी इन द एक्स एक्सिस, लेट मी शो यू, दिस इज द फ्रीक्वेंसी इन द एक्स एक्सिस। फ्रीक्वेंसी हम ले रहे हैं, फ्रीक्वेंसी हमने लिया है एक्स एक्सिस में, और जिसका यूनिट हमने लिया है हर्ट्ज, और वाई एक्सिस में हम एम्पलीट्यूड को शो करते हैं। लेकिन जब हम स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं तो वाई एक्सिस में मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, उस एम्पलीट्यूड को हम एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड जानने का कोशिश नहीं करते, हम ये कोशिश करते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल अवेलेबल है। तो जनरली जब हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो स्पेक्ट्रम जब हम कहेंगे तो हमारा टोटल कंसंट्रेशन होता है कि हम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो डायग्राम इस तरीके से शो किया गया है, ये बता रहा है कि जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है और टाइम पीरियड घटता जा रहा है। इसे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये पता चलेगा कि दिस रेंज इज लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज, जिसमें टाइम पीरियड ज्यादा है, और जैसे जैसे राइट साइड में हम एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे टाइम पीरियड घटता जा रहा है, और जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होती जा रही है। तो इस तरीके से वाई एक्सिस वर्सेस एक्स एक्सिस जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और एक्स एक्सिस में हम फ्रीक्वेंसी लें, और उस फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में वाई एक्सिस में हम उस फ्रीक्वेंसी का कितना कंटेंट अवेलेबल है, कि उस फ्रीक्वेंसी सिग्नल का के लिए क्या एम्पलीट्यूड अवेलेबल है कि नहीं, अगर हम वो चेक करें तो यहाँ पर ये जो ग्राफ ड्रॉ होता है एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये कहलाता है स्पेक्ट्रम। और जनरली हम जब स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो स्पेक्ट्रम में बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल होती हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिस मिनिमम रेंज से, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है एनर्जी भी बढ़ता जा रहा है। इसे मैं फिर से आपको दिखा दूं कि हम जिस तरीके से एक्स एक्सिस में लेफ्ट टू राइट हम मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट में फ्रीक्वेंसी जिस तरीके से बढ़ रही है, ठीक उसी तरीके से एनर्जी भी बढ़ता जा रहा है। एनर्जी, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ हम जाते जा रहे हैं, ठीक है। और उसी तरीके से हम देखेंगे कि वेव लेंथ जो है वो उल्टे डायरेक्शन में है, मीन्स
राइट साइड टू लेफ्ट साइड, ये हम एक्स एक्सिस में 3 फिजिकल वेरिएबल मैंने ड्रॉ किया। नंबर 1 फिजिकल वेरिएबल है फ्रीक्वेंसी, नंबर 1 फिजिकल वेरिएबल है फ्रीक्वेंसी, नंबर 2 फिजिकल वेरिएबल है एनर्जी, और नंबर 3 फिजिकल वेरिएबल है वेवलेंथ। और वेवलेंथ जो है हमेशा फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल होता है, फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल होता है, इसीलिए जब हम लेफ्ट टू राइट फ्रीक्वेंसी को इंक्रीमेंट करते हैं तो वेवलेंथ लेफ्ट टू राइट में डिक्रीज करता है, या इसके अपोजिट कहें तो राइट टू लेफ्ट में वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है। मींस फॉर लोअर फ्रीक्वेंसी द वेवलेंथ इज मैक्सिमम। और वेवलेंथ का अंदाजा आप यहां भी लगा सकते हो कि अगर टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है तो वो ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगा, इसलिए एक वेव को कंप्लीट करने में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो लेंथ ज्यादा होगा, एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो लेंथ ज्यादा होगा। इसलिए लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के लिए ये जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं, यहां पर देखें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसे कहा जा रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रेंज तक उनके एप्लीकेशंस के हिसाब से या उसके मैग्नीट्यूड के हिसाब से जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये पूरा जो ग्राफ कहलाता है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को उनके एप्लीकेशंस के हिसाब से यहाँ पर शो किया गया है, जिसमें आप देख रहे हो कि लगभग मेगा हर्ट्स की रेंज में, मेगा हर्ट्स में अगर मैं कहूं कि 50 मेगा हर्ट्स से लेकर के 100 मेगा हर्ट्स के आसपास में जो सिग्नल्स हैं वो यहाँ पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो सिग्नल्स के लिए है, जबकि 10 टू द पावर 7 मेगा हर्ट्स के आसपास का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो शॉर्ट वेव रेडियो सिग्नल्स के लिए है। 10 टू द पावर 8 फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 8 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी रेंज में जो सिग्नल्स हैं उनका एप्लीकेशंस है टेलीविजन और एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए और सेल्यूलर बैंड के लिए, जबकि 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज से लेकर के 10 टू द पावर 10 हर्ट्ज तक जो सिग्नल्स हैं उनका एप्लीकेशंस है माइक्रोवेव्स एंड रेडार कम्युनिकेशन एंड वाईफाई कनेक्शन के लिए। 10 टू द पावर 9 से 10 टू द पावर 10 के रेंज 10 टू द पावर 10 हर्ट्ज की रेंज में जो सिग्नल्स फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स अवेलेबल है उनका एप्लीकेशंस है माइक्रोवेव्स, रेडार और वाईफाई कम्युनिकेशंस के लिए। जबकि 10 टू द पावर 11 से लेकर के 10 टू द पावर 12 हर्ट्ज के लिए जो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उनका एप्लीकेशंस है मिलिट्री वेव्स और टेलीमेट्री। टेलीमेट्री मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। टेलीमेट्री मीन्स फार फार किलोमीटर, एक ओशन से लेके दूसरे ओशन तक का डिस्टेंस के रेंज में अगर कम्युनिकेशन किया जा रहा है दैट इज टेलीमेट्री। एंड इंफ्रारेड कम्युनिकेशन जो किया जाता है, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन, वो 10 टू द पावर 12 हर्ट्ज से लेकर के मोर देन 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज तक के सिग्नल में इंफ्रारेड सिग्नल्स अवेलेबल होते हैं। इंफ्रारेड सिग्नल्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। और विजिबल लाइट मीन्स लाइट वेव्स, लाइट वेव जो सन रेज जो ट्रेवल करती हैं वो सन रेज का जो रेंज है, फ्रीक्वेंसी रेंज है, दैट इज मोर देन 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज एंड जस्ट बिलो 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। दिस इज द विजिबल लाइट ट्रांसपेरेंट, जिसका कलर जो है ये 7 रंगों से मिल करके बना होता है, जिसको हम विबग्योर कहते हैं। वायलेट, इंडिगो, रेड, ब्लू, इस तरीके से जो 7 रंगों का कॉम्बिनेशन होता है जो कि विजिबल लाइट सन लाइट है, उसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो मोर देन 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज से लेकर के जस्ट बिलो 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज की रेंज में आता है। और इसी तरीके से जैसे जैसे और फ्रीक्वेंसी रेंज बढ़ता जाएगा तो ये विजिबल लाइट के बाद में अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज के बाद में एक्स रेज और गामा रेज। आप देख रहे हो कि यहां पर शॉर्ट
फ्रीक्वेंसी मीन्स लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज से जैसे जैसे हायर फ्रीक्वेंसी रेंज की तरफ जाते गए तो हर फ्रीक्वेंसी अलग अलग रेंज में उनके एप्लीकेशंस भी अलग अलग डिफाइंड किए गए हैं। और अगर हम यहाँ पर वेवलेंथ के फॉर्म में देखें तो जो एक्सरेज और गामा रेज हैं उनका वेवलेंथ बहुत ही कम होता है और ये अराउंड द डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम से जस्ट 30 टाइम्स होता है। हाइड्रोजन एटम से जस्ट 30 टाइम्स मतलब वेरी मच लोअर लेंथ इन द रेंज ऑफ नैनोमीटर। और विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ है दैट इज फॉर वॉयलेट लाइट 400 नैनोमीटर एंड रेड लाइट 700 नैनोमीटर। तो इस तरीके से यहाँ लोअर बॉटम में आप लोगों को यहाँ पर वेवलेंथ अलग अलग फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए वेवलेंथ का भी यहाँ पर इंडिकेशन किया गया है। और जैसे जैसे लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ आएंगे तो वेवलेंथ बढ़ता जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एप्लीकेशन या यूटिलिटी या कहें कि यूटिलाइजेशन कहाँ पर होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, हमने जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल स्पेसिफिकली फॉर वॉइस डेटा और मैसेज, हम कम्युनिकेशन सिस्टम में अपने स्टडी को किन के ट्रांसमिशन के लिए कंसंट्रेट करते हैं, वॉइस डेटा और इमेजेस के ट्रांसमिशन के लिए हम लोग कंसंट्रेट करते हैं अपने स्टडी को। तो वॉइस डेटा और इमेजेस का जो ट्रांसमिशन जिस फ्रीक्वेंसी सिग्नल में होता है उसका एप्लीकेशन है वेरी फर्स्ट मोबाइल टेलीकॉम में। मोबाइल टेलीकॉम ऑपरेटर्स send and receive frequencies to enable communication between two phones। दो फोन के बीच में सिग्नल का ट्रांसमिशन और रिसेप्शन, उन फ्रीक्वेंसीज को सेंड करना और रिसीव करने के लिए मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर्स जो हैं इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स का। सेकंड है डिफेंस सर्विसेज में इन रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स का को अप्लाई किया जाता है। डिफेंस सर्विसेज एंड रेलवेज भी इन स्पेक्ट्रम को इस्तेमाल करते हैं। अब जब हम यहाँ पे स्पेक्ट्रम बोलेंगे तो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन। And the third is radio spectrum is the part of electromagnetic spectrum with frequencies from 30 hertz to 300 gigahertz। ठीक है, ये जो हम अभी हमने देखा जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को यहाँ इस डायग्राम में जब हम देख रहे थे तो ये और लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज अगर हम लेफ्ट साइड में लें तो वो 30 हर्ट्ज से लेकर के राइट साइड में 300 गीगाहर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी रेंज जब हम ड्रॉ करते हैं तो वो एक कंप्लीट रेडियो स्पेक्ट्रम कहलाता है। और उस रेडियो स्पेक्ट्रम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो एप्लीकेशंस है वो रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करने के लिए और स्पेसिफिकली टेलीकम्युनिकेशन पर्पस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर मैं राइट साइड में आप लोगों को एक सिंपल मोस्ट एक स्पेक्ट्रम मैंने शो किया है। स्पेक्ट्रम का जो जनरल मीनिंग अगर हम कहें तो स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल्स। यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस में हमने फ्रीक्वेंसी लिया है मेगाहर्ट्ज में और वाई एक्सिस में मैग्नीट्यूड लिया है। जनरली जब कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वाई एक्सिस में पावर का मैग्नीट्यूड लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए और पावर जो होगा मिली वॉट में, अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो मिली वॉट में या वो यूनिट हम लोग सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर कैरियर स्पेक्ट्रम, चूंकि आप लोगों को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मैं कॉन्सेप्ट जरा सा समझा चुकी हूँ और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में 3 टाइप के सिग्नल्स हम स्टडी करते हैं। पहला है कैरियर सिग्नल, दूसरा है इंफॉर्मेशन सिग्नल और तीसरा है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मैसेज सिग्नल,
कैरियर सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो ये टाइम डोमेन में जो मैसेज सिग्नल, कैरियर सिग्नल और मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है, इनको अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में ड्रॉ करें तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कुछ इस तरीके से स्पेक्ट्रम मिलता है। स्पेक्ट्रम मतलब हर एक सिग्नल का के लिए क्या फ्रीक्वेंसी रेंज है, क्या लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, क्या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर देखिए, दिस इज द इंफॉर्मेशन सिग्नल, ये जो ड्रॉ किया है मैंने, दिस इज द इंफॉर्मेशन सिग्नल, मैसेज सिग्नल, दिस इज द कैरियर सिग्नल स्पेक्ट्रम एंड दिस इज द पास बैंड सिग्नल स्पेक्ट्रम। अब बेस बैंड सिग्नल किसे कहते हैं? अब बेस बैंड सिग्नल में इंफॉर्मेशन सिग्नल जो होता है, जो कि माइक से जनरेट किया जाता है ऑडियो सिग्नल, या कैमरे से जनरेट किया जाता है वीडियो सिग्नल, या कीबोर्ड से टेक्स्ट मैसेज जो आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में डेवलप करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये इंफॉर्मेशन जो सिग्नल है, अगर इसका फ्रीक्वेंसी बैंड में जो मैंने आपको अभी इस डायग्राम में यहाँ पर ये जो मैसेज सिग्नल है, अगर इस मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन में ड्रॉ करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में ड्रॉ करने पर उस साइनोसॉइडल वेव ऑडियो सिग्नल को जब आप फोरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो फोरियर ट्रांसफॉर्म करने से फ्रीक्वेंसी को अगर हम एक्स एक्सिस में ले और मैग्नीट्यूड को हम वाई एक्सिस में ले तो हमें पता चलता है कि एक लोएस्ट फ्रीक्वेंसी से लेकर के एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बीच में हमें सिग्नल का मैग्नीट्यूड मिलता है। इफ फॉर ऑडियो सिग्नल द सिग्नल विल बी फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। और ठीक सेंटर में ये जो लाइन खींची गई है, इस लाइन को कहते हैं सेंटर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये कहलाता है सेंटर फ्रीक्वेंसी। तो एक लोएस्ट मैग्नीट्यूड से लेके एक हाईएस्ट मैग्नीट्यूड फ्रीक्वेंसी रेंज में, इस डायग्राम में आपको मैं बता दूं कि ये बीच में जो मैंने वर्टिकल लाइन खींचा है, दिस इज फॉर द जीरो फ्रीक्वेंसी, एंड जीरो फ्रीक्वेंसी से लेफ्ट साइड में जो फ्रीक्वेंसी है वो नेगेटिव वैल्यूज में है, और जीरो फ्रीक्वेंसी से राइट साइड में जो फ्रीक्वेंसी है वो पॉजिटिव वैल्यूज में है। और ये जो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी नेगेटिव तो नहीं हो सकता, लेकिन जो साइनोसॉइडल वेव है, जब आप उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो मैथमेटिकल फॉर्मूला के जरिए हमें एक इवन फंक्शन मिलता है जो कि सेंटर वाई एक्सिस लाइन के दोनों तरफ हमें समान रूप से मैग्नीट्यूड मिलते हैं। और जो इवन फंक्शन है उसके लिए जीरो फ्रीक्वेंसी से लेफ्ट साइड में नेगेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं हम, और राइट साइड में पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं। तो चूंकि इंफॉर्मेशन सिग्नल जीरो फ्रीक्वेंसी से लेकर के एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो से फॉर सपोज ऑडियो सिग्नल इट इज 20 किलो हर्ट्ज और 15 किलो हर्ट्ज, तो ये जो सिग्नल है वो एक लोएस्ट फ्रीक्वेंसी रेंज से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच में ही अवेलेबल रहता है। तो द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नोन एज बैंड, एंड द इंफॉर्मेशन सिग्नल जब तक वो इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन सिग्नल है तो उसे हम बेस बैंड सिग्नल कहते हैं। और यहाँ पर सेकेंड जो ग्राफ है, यहाँ ये सेकेंड ग्राफ जो है मैंने कैरियर सिग्नल का ये स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया है। कैरियर सिग्नल के स्पेक्ट्रम में एक सेंट्रल कैरियर फ्रीक्वेंसी मिलती है और एक लोएस्ट कैरियर फ्रीक्वेंसी का एक हार्मोनिक मिलता है, और एक हाईएस्ट कैरियर फ्रीक्वेंसी का एक हाईएस्ट हार्मोनिक मिलता है। तो जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में मैथमेटिकल एनालिसिस करके ड्रॉ करेंगे तो ये सिग्नल आप लोगों को, ये स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रम मींस एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। और जब एक बार मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कैरियर सिग्नल को मॉड्यूलेट कर देता है तब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो ग्राफ है, जो फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन है, वो कुछ इस तरीके से मिलता है। तो दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। इस स्लाइड के जरिए मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रही थी कि जब हम फ्रीक्वेंसी को एक्स एक्सिस में ड्रॉ करें और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वैल्यूज के लिए हम वाई एक्सिस में मैग्नीट्यूड को ड्रॉ करें, और हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए हम अलग अलग सिग्नल को हम यहाँ पर शो करते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो ग्राफ है यही क्या कहलाता है, यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये जिसको हम फ्रीक्वेंसी और यहाँ हम वाई एक्सिस में
एम्पलीट्यूड अगर हम ले, यहाँ हम अगर एम्पलीट्यूड ले या पावर हम ले, ये जो ग्राफ है ये ग्राफ कहलाता है स्पेक्ट्रम। और मैं आपको फिर से पहले स्लाइड में लेके चलती हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि एक इंडिपेंडेंट कैरियर सिग्नल जब तक कि वो मॉड्यूलेट नहीं हुआ रहता तब उसमें किस तरीके से सिग्नल्स को हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में हम देखते हैं, यहाँ देखिए सिंपल, यहाँ पर सिंपली फ्रीक्वेंसी को मेगाहर्ट्ज में लीनियरली यहाँ पर शो किया गया है। और देखिए एक कैरियर स्पेक्ट्रम यहाँ पर पावर वर्सेस फ्रीक्वेंसी लिया गया है, जिसमें जो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है वो एग्जैक्टली 10 मेगाहर्ट्ज पर सेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज मतलब सेंटर फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज है और 10 मेगाहर्ट्ज पर कैरियर सिग्नल जो है वो हाईएस्ट मैग्नीट्यूड रखता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम स्पेक्ट्रम की बात करें तो स्पेक्ट्रम में हम सिंपली सिग्नल का फ्रीक्वेंसी पर कंसंट्रेट करते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी पर हमें सिग्नल का एम्पलीट्यूड मिल रहा है। ठीक है, और इसके बाद में अब मैं आपको यहाँ पर एक ग्राफ के जरिए, एक कॉम्बिनेशन के जरिए आपको दिखाना चाहूंगी कि हम अभी तक एक एक साइन वेव, एक एक इंफॉर्मेशन सिग्नल को अलग अलग पढ़ते आए थे, लेकिन यहाँ पर राइट साइड में देखिए इस फर्स्ट ब्लॉक में यहाँ जो डायग्राम ड्रॉ किया गया है इसमें 3 सिग्नल है एंड दिस इज द टाइम डोमेन। दिस इज द टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन, जिसमें जो ब्लू लाइन का सिग्नल जिसको आप देख सकते हो टाइम पीरियड सबसे ज्यादा है, तो ये टाइम पीरियड जिसमें सबसे ज्यादा है ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी सिग्नल जिसका फ्रीक्वेंसी है 1 हर्ट्ज। देन रेड सिग्नल, रेड इंडिकेटेड जो साइन वेव दिखाई दे रहा है इसका फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज। और येलो इंडिकेटेड जिसमें टाइम पीरियड सबसे कम है और एम्पलीट्यूड भी सबसे कम है, ये जो सिग्नल है इस सिग्नल का फ्रीक्वेंसी है 40 हर्ट्ज। तो यहां पर आपको इस डायग्राम में 3 अलग अलग सिग्नल, 3 अलग अलग साइन वेव, तीनों का एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट है और तीनों का फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट है। ब्लू साइन वेव का एम्पलीट्यूड हाईएस्ट है और फ्रीक्वेंसी लोएस्ट है, जबकि रेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड मिडिल वन है और फ्रीक्वेंसी भी मिडिल वन है, जबकि लोएस्ट एम्पलीट्यूड और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है येलो साइन वेव का। अब अगर ये तीनों से प्रैक्टिकली जब ब्रॉडकास्टिंग की जाती है तो ढेर सारे इंफॉर्मेशन सिग्नल सबको एक साथ ही मॉड्यूलेट करके मल्टी टोन सिग्नल, मल्टी टोन सिग्नल मीन्स एक साथ हम 3 से लेकर के 4 से लेकर के कई सारे इंफॉर्मेशन सिग्नल को हम एक साथ क्या करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं एक मॉड्यूलेटर सर्किटरी के जरिए। तो ये जो नेक्स्ट डायग्राम है, दिस नेक्स्ट डायग्राम इज द डायग्राम फॉर सम ऑफ 3 साइन वेव्स। तो ये जो मिडिल वन ग्राफ है इसमें तीनों साइन वेव का जब एक साथ कंबाइन किया जाता है तो कुछ इस तरीके से डिजिटल ऑसिलोस्कोप में तीनों साइन वेव का रिप्रेजेंटेशन हम डिजिटल ऑसिलोस्कोप में देख सकते हैं। एंड दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द अबव 3 साइन वेव्स, ब्लू साइन वेव, रेड साइन वेव एंड येलो साइन वेव। एंड व्हेन these 3 sine waves modulated together over a carrier signal and then it is transmitted, और तब हम अगर इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखें तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में हमें ये तीनों ही सिग्नल का फ्रीक्वेंसी अलग अलग वैल्यू दिखाई देगा। आपको पता चलना चाहिए कि जो फ्रीक्वेंसी है, चूंकि तीनों सिग्नल का अलग अलग है, तो जब आप फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में इसे देखोगे तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम हमें मेजर करना होता है, जिसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोप। Spectroscope is the instrument for watching the spectroscope is the instrument which is used for measurement or for analysis of for the analysis of इस frequency spectrum। तो इस स्पेक्ट्रोस्कोप के हेल्प से अगर हम इन
तीन साइन वेव के कॉम्बिनेशन को स्पेक्ट्रोस्कोप में चेक करें तो हमें ब्लू सिग्नल के लिए, ब्लू सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम थी और मैग्नीट्यूड उस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू था 1 हर्ट्ज, उसके लिए ये फर्स्ट मैग्नीट्यूड मिला, जिसमें देखिए ब्लू का जो मैग्नीट्यूड है वो सबसे अधिक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, 1 हर्ट्ज का सिग्नल जो है उसके लिए ये वेरी फर्स्ट ब्लू लाइन। देन रेड लाइन जो कि सेकेंड वेव है, रेड वेव, उसके लिए 5 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर ये इस फ्रीक्वेंसी के जरिए यहाँ पर शो कर रहा है, 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के जरिए एम्पलीट्यूड शो कर रहा है, जिसका एम्पलीट्यूड मिडिल में है, मींस फर्स्ट से कम और थर्ड से ज्यादा। और ये थर्ड वाला जो 40 हर्ट्ज का जो सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड सबसे कम है, जो कि येलो वेव, येलो सिग्नल के जरिए यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से स्पेक्ट्रोस्कोप के माध्यम से इस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को हम स्पेक्ट्रोस्कोप में हम इस तरीके से एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ में हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, तीनों का कॉम्बिनेशन टाइम डोमेन में और उनका तीनों सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंटेशन जो कि एक स्पेक्ट्रम को शो करता है, ये आप लोगों को एक्सप्लेन किया। और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी रेंज की जो सिग्नल्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल कहलाती हैं। इस तरीके से वेरी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ये सभी सिग्नल जो है डिफाइन किए जाते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने स्टडी किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, व्हाट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves and what is its representation, what is spectrum and its utility, and how the different information signal can be represented together in a frequency spectrum. And here this is the last one, but I'm not going through its detail. You can pause the video and watch this table. For the different frequency band, wavelength is mentioned and its application is also mentioned. तो यहाँ पर ये different 10 फ्रीक्वेंसी रेंजेस दिए गए हैं। इन 10 फ्रीक्वेंसी रेंजेस के लिए क्या अलग अलग वेवलेंथ है और क्या उनका एप्लीकेशंस है, ये इस स्लाइड में दिखाया गया है। आई होप यू विल गो थ्रू इट। थैंक यू।